जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रित, सभा, समिति और गणतंत्र के बारे में। इसको हम लोग एक ही लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रित से। रित क्या होती है, फिर हम सभा समिति के ऊपर जंप करेंगे, फिर गणतंत्र के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रित। रित एक्चुअली में क्या होती है? तो रित शब्द जो है वो आप लोगों को एक वर्ड हिंदी का, ये हालांकि संस्कृत वर्ड है रित, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहे तो इसको रित इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, रित। अब एक आप लोगों ने प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर रघुकुल की रीत, रीत मतलब क्या है यहाँ पर? तो रघुकुल की रीत मतलब रघुकुल का नियम है, रघुकुल की एक परंपरा चली आ रही है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रीत का मतलब क्या हो गया? रीत का मतलब एक तरीके से नियम है या फिर एक परंपरा, यानी एक ट्रेडिशन बना हुआ है, एक नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल में एक रीति चली आ रही है, एक नियम चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है कि प्राण चले जाएंगे हमारे लेकिन वचन न जाना चाहिए। तो यहाँ पर रीत का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? रीत का अर्थ हो गया सत्य तथा धर्म, यानी ये हमारा धर्म है और ये जो है सत्य है, शाश्वत है। रीत की अवधारणा ऋग्वेदिक काल में आई, जिसका अर्थ है प्रकृति एक नियम पर संचालित होती है। यहां पर अगर हम ऋग्वेदिक के पॉइंट ऑफ, ऋग्वेदिक एरा, ऋग्वेदिक काल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीत का मतलब क्या होता है? यहां पर रीत का मतलब होता है एक शाश्वत नियम। शाश्वत नियम, शाश्वत नियम मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। शाश्वत का मतलब होता है ऐसा नियम जिसे बदल नहीं सकते हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें रीत की यही अवधारणा है कि ऐसा नियम जो कि शाश्वत है, जो सत्य है, जिसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे सूर्य का उदय होना, तो सूर्य उदय जो है वो होकर ही रहेगा। सूर्य का पूर्व से उदय होना, पश्चिम में जाकर के सूर्यास्त हो जाना, तो ये क्या है? ये एक शाश्वत नियम है जिसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, करोड़ों अरबों वर्षों के बाद हम जानते हैं कि सूर्य की भी एक उम्र है, वो करोड़ों अरबों वर्ष के बाद समाप्त होगा, लेकिन अभी जो है वो क्या चला आ रहा है? लाखों वर्षों से यही चला आ रहा है कि एक शाश्वत नियम है। सूर्य जो उदय होगा, मतलब उदय होगा, पूर्व से होगा, पश्चिम में जाकर के वो सूर्यास्त हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहां पर ये शाश्वत नियम है, इसी को बोलते हैं रीत। यानी प्रकृति एक नियम पर संचालित होती है, इसी नियम को कहा जाता है रीत। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात सभी रीत के द्वारा ही संचालित होते हैं। मैं आपको बताया जितने भी जो चीजें हैं, जो शाश्वत चीजें हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, ऋतुएं। जैसे ऋतुएं शब्द भी कहां से निकला है? ऋतुएं शब्द भी इसी रीत से निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीत का मतलब क्या हो गया है? रीत का मतलब हो गया है शाश्वत नियम, और ऋग्वेद में इसको बोला गया है कि ऋग्वेद में रीत को कहा गया है कि ये अनुल्लंघनीय है, मतलब इनका उल्लंघन नहीं हो सकता, इन रीत का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, रीत का महत्वपूर्ण स्थान वेदों में है। वेदों में भी कहां पर? ऋग्वेद में। अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण कि किस वेद में रीत के बारे में विस्तृत चर्चा है, तो वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में रीत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अब रीत का संरक्षक या रीत का जनक या फिर रीत का पिता किसे माना, रीत का देवता किसे माना जाता है? तो रीत का देवता मानते हैं वरुण को। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ऋग्वेद में वरुण का शब्द कितनी बार मिला है, वरुण का उल्लेख कितनी बार है, हम लोग बात कर चुके हैं। तो रीत का संरक्षक या रीत का जनक या रीत का पिता या रीत का देवता मानते हैं वरुण को, इसीलिए ऋग्वेद में वरुण के लिए एक वर्ड मिला है ऋतस्य गोपा। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा यानी जो ऋत का संरक्षक है, जो ऋत का संरक्षक है या जो ऋत की रक्षा करता है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक, मतलब वही। आदित्य जो है ये वरुण के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। यहां पर आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य देव जो है वो वरुण के सहायक है, वरुण के असिस्टेंट देवता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति के आचरण पर ध्यान देते थे। मॉरिस ब्लूमफील्ड ने रीत को ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवधारणाओं में से एक माना है, क्योंकि ऋग्वेद में रीत को कहा गया है कि ये अनुल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और रीत देवता वरुण का जो वाहन है वो मकर है। किसके ऊपर बैठे रहते हैं? मकर के ऊपर बैठे रहते हैं वरुण। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रीत के ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना बस यही बनती है
कि रित का उल्लेख किसमें मिलता है? पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मिलता है। रित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रित का शाब्दिक अर्थ होता है शाश्वत नियम या सत्य नियम। इसका ऋग्वेद रित का संरक्षक या रित का पिता या रित का देवता किसे मानते हैं? तो मानते हैं वरुण को। ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? वरुण को किस ग्रंथ में कहा गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और मॉरिस ब्लूमफील्ड ने किस संस्था को ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना है? तो ऋत ने। या फिर ऋत को सबसे महत्वपूर्ण संस्था किसने माना है? मॉरिस ब्लूमफील्ड ने। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा टॉपिक था हमारा, ऋत जो है ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग सभा और समिति के बारे में। सभा और समिति क्या होती है? ठीक है, सभा और समिति। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है या प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम, सभा समिति क्या होती है। प्राचीन समय में हमारा, आप जानते हैं प्राचीन समय में जो व्यवस्थाएं थी, जो शासन व्यवस्थाएं थी, शासन की व्यवस्था अगर हम देखें, शासन व्यवस्था मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सिस्टम किस प्रकार का था? तो ये हमको देखने को मिलता है गणतंत्रात्मक भी था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, और हमको बाद में जाकर देखने को मिलेगी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो सबसे पहले कौन सी व्यवस्था थी? सबसे पहले थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। बाद में जाकर जब राजा का कद हो गया, जब राजा को जो है वो गोपति के स्थान पर भूपति मान लिया गया। मैंने क्या बोला अभी? राजा को गोपति, गोपति के स्थान पर भूपति मान लिया गया। गोपति मतलब ये राजा को ऋग्वैदिक काल में मानते थे गोपति, गोपति मतलब गाय का स्वामी, गाय की रक्षा करने वाला। और बाद में जाकर के उत्तर वैदिक काल के बाद इनको मान लिया गया भूपति, भूपति यानी भूमि का स्वामी। तो जब ये राजा गोपति हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, तब इस टाइम पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हावी हो गई। कहीं कहीं पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्यों हावी हुई? क्योंकि राजा ने जो है वो सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, और उसके बाद फिर राजा जो है वो गोपति के स्थान पर भूपति हो गया, मतलब भूमि का स्वामी हो गया। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब क्या होता है? जहां पर राजा का पद जो है वंशानुगत होगा, राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी जो उसका बेटा है, युवराज है, वही अगला राजा बनेगा, फिर उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा या उसका जो पुत्र है वो राजा बनेगा। तो ये हो गई वंशानुगत व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था। लेकिन गणतंत्रात्मक हम जंप करते हैं इसके ऊपर, हमारे लिए ये काम का नहीं है, क्योंकि राजतंत्रात्मक में तो हमें सभा समिति का कोई रोल देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर चुनाव होते नहीं है। यहां पर तो राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा जो है वही राजा बनेगा। हमें मेन फोकस करना पड़ेगा गणतंत्रात्मक के ऊपर। गणतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? यहां पर होगा निर्वाचन। गणतंत्र किसको बोलते हैं? गणतंत्र मतलब होता है जो भी राज्य का प्रमुख है वो निर्वाचित होकर आए। हमारे यहां पर गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। गणतंत्र मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? जहां पर राज्य का प्रमुख निर्वाचित होकर आए, मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो निर्वाचित होकर आए। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो निर्वाचित होकर आए। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का प्रमुख, जैसे प्रधानमंत्री आज के टाइम पर, तो प्रधानमंत्री चुनकर आ रहा है, इसको बोलेंगे लोकतंत्र, और राष्ट्रपति चुनकर आ रहा है, इसको बोलेंगे गणतंत्र। तो हमारा देश दोनों है, गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। लेकिन उस टाइम पर तो ये थे नहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उस टाइम पर तो केवल एक ही हुआ करता था, राजा। उसकी सहायता के लिए हालांकि प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन सबसे हेड कौन होगा? राजा। तो यहां पर राजा का निर्वाचन होगा तो वो कहलाएंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब इस निर्वाचन कौन करेगा? यहां पर निर्वाचन कौन करेगा? राजा के ऊपर नियंत्रण कौन करेगा? निर्वाचन के साथ में नियंत्रण कौन करेगा कि राजा अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है? राजा के ऊपर नियंत्रण कौन करेगा? राजा के कामों की जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करेगा? जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करेगा? राजा को हटाएगा कौन? हटाना। तो ये सारे के सारे काम जो है ये गणतंत्र में इंपॉर्टेंट होते हैं। राजतंत्र में इनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि राजा का कोई निर्वाचन नहीं होगा, राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, राजा की कोई जवाबदेही नहीं है, राजा कोई नहीं हटा सकता। तो ये राजतंत्र में इनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, जबकि गणतंत्र में जो है इनकी वैल्यू है। अब ये सारे काम कौन करेंगे? ये सारे काम जनता करेगी, लेकिन जनता, इतनी सारी जनता एक साथ उसमें शामिल नहीं हो सकती है, इसीलिए जनता का छोटा रूप, जैसे आज के टाइम पर लोकसभा, राज्यसभा,
ठीक है, जैसे करती है। तो उस टाइम पर कौन करता था? उस टाइम पर करती थी दो संस्थाएं, सभा और समिति। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं सभा और समिति क्या है। ये राजा के ऊपर नियंत्रण करने वाली संस्था, राजा का निर्वाचन करने वाली संस्था, राजा की जवाबदेहिता मतलब अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेहिता मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई काम गलत कर दिया तो उसकी जवाबदेही लीजिए, आपने क्यों किया, कैसे किया, किसको पूछ के किया। अच्छा काम होगा तो सब लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन खराब काम होगा तो सब एक दूसरे के ऊपर ढोलते हैं कि मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने नहीं किया, मैं इसने किया। तो जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए, राजा को हटाने के लिए ये संस्थाएं हुआ करती थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सभा और समिति का बेसिक क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें क्या चीजें लिखी हुई है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, परवर्ती साहित्यिक स्रोतों से विदित होता है कि प्राचीन भारत में सभा और समिति नामक संस्थाओं का विशिष्ट योगदान था। बिल्कुल, सभा और समिति प्राचीन काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्था थी। मैंने आपको बताया अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है। वर्तमान समय की तरह प्राचीन समय में भी संसद के 3 स्तर, संसद के वर्तमान में 3 स्तर है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति की तरह ही सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे किसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं। सभा क्या राज्यसभा थी या लोकसभा थी, और समिति क्या राज्यसभा थी या लोकसभा थी। इनके हम देखेंगे पावर्स क्या है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के पास वर्तमान में पावर्स, शक्तियां अलग अलग है दोनों की। तो इनके पास भी ऑब्वियस सी बात है शक्तियां अलग अलग थी सभा और समिति के पास में। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले सभा। अब देखते हैं सभा क्या है। तो सभा जो है ये श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य लोगों की संस्था हुआ करती थी, मतलब ये जनता की संस्था है। इसमें कौन शामिल है? इसमें जो उस नगर, जो उस राज्य के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कुलीन व्यक्ति हैं, मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, ये शामिल होंगे इस सभा में। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, हालांकि हम बात कर चुके हैं। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। सभा के और अलग अलग नाम भी देखने को मिलेंगे। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। अन्य नाम देखिए यहां पर, अगर हम आए, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का मतलब होता है जहां पर वाद विवाद होता है, तथा अनति जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो। ठीक है, ये अथर्ववेद में कहा गया है नरिष्ठा और अनति। नरिष्ठा का मतलब होता है जहां पर डिबेट हो, वाद विवाद का केंद्र, और अनति मतलब जिसके निर्णयों का कोई उल्लंघन न कर पाए। सभा को कष्ट और प्रचंड कहकर भी संबोधित किया गया है, जो कि विधि का उल्लंघन करने वालों के लिए कष्टदायक है। मतलब सभा जो है ये नियम बनाएगी, उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए ये कष्टदायक और प्रचंड है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक सजा देगी। पारस्कर ग्रह सूत्र में सभा को शब्दवती या नादी और प्रकाशवती यानी त्विषी कहा गया है। ठीक है, अब इसके हम बात करें, ये तो अन्य नाम हो गए हमारे सामने। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, सभा को अनति भी कहा गया है, सभा को कष्ट और प्रचंड कहकर भी संबोधित किया गया है, सभा को शब्दवती और प्रकाशवती भी कहा गया है। ये आप लोग पढ़ लेना कहां पर किसका नाम मिला है। इसके बाद बात करें सभा का मुख्य काम क्या होता था। सभा का मुख्य काम होता था न्यायिक कार्य। देखिए यहां पर आप समझ ही गए होंगे, सभा को कष्ट और प्रचंड कहकर संबोधित किया गया है। कष्ट और प्रचंड क्यों? क्योंकि अगर सभा के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, उस नियम का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको सभा जो है वो दंड देगी। तो यहां पर इसीलिए इसको अनति कहा गया है कि इसके निर्णय का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मेन काम क्या है? वही न्यायिक कार्य करना। न्यायिक कार्य करना मतलब ये एक तरीके से कोर्ट के जैसा काम करती थी उस टाइम पर सभा। सभा का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? सभापति। इजी है, कोई टफ नहीं है। सभा के सदस्य सभे प्रिय कहलाते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वरिष्ठ सदस्यों को सभापाल कहा गया है। जैसे आज के टाइम पर जो है संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। अब वो चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, क्या बोलते हैं हम उनको? सांसद कहते हैं। ठीक है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम विधानसभा के देखें तो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक। उसी प्रकार से उस टाइम पर सभा के मेंबर को कहते थे सभे प्रिय। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में वरिष्ठ सदस्य जो मतलब बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे उनको कहते थे सभापाल। पुरुष सदस्य को सभे कहा जाता था और स्त्री सदस्य को सभावती। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुरुष को सभे कहेंगे और महिलाओं को, स्त्रियों को सभावती। जैसे आज के टाइम पर कोई भी हो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सांसद कहते हैं।
लेकिन उस टाइम पर पुरुष को अलग संज्ञा से पुकारते थे, महिला को अलग संज्ञा से। जैसे पुरुष को कहते थे सभे और महिला को कहते थे सभावती। इंपॉर्टेंट। ऋग्वैदिक काल में सभा में स्त्रियां भाग लेती थी, यहां से हमको दिख ही रहा है क्योंकि स्त्री को सभावती कह रहे हैं, बिल्कुल। परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों ने भाग लेना बंद कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ने बोला कि हमको नहीं भाग लेना है। स्त्रियों को क्या हुआ था, पितृसत्तात्मक समाज है, अब उस टाइम पर जो है पुरुषों ने अपना वर्चस्व दिखाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करते गए। यहां पर उनको सभा में भाग लेना बंद करवा दिया गया। ठीक है, तो सभा में भाग पहले स्त्रियां लेती थी, बाद में जाकर के उत्तर वैदिक काल के बाद स्त्रियों को सभा में भाग लेने से बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है सभा में अक्ष और जुआ खेला जाता था। अक्ष मतलब होता है पासा। देखिए सभा में उस टाइम पर जुआ और मतलब पासा, जनरली यही होता है, पासा एक ही होता है, पासा और जुआ। तो पासा खेला जाता था। पासा मतलब होता है जुआ, जो चोकर का खेल खेलते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत अगर उसमें कौरव और पांडव के बीच में मामा शकुनी जो है चोपर चलते थे, उस टाइम पर पासे फेंकते थे। तो वो वाला खेल जो है वो यहां पर भी खेलते थे सभा में। ठीक है, हॉपकिंस ने सभा की तुलना जर्मन शब्द सिप्पे से की है। हॉपकिंस जो है ये बताते हैं कि सभा जो है ये जर्मन वर्ड सिप्पे से निकला हुआ है। सभा में भाग लेने वाले विद्वान, प्रभावशाली और चरित्रवान लोग हुआ करते थे। प्रभावशाली मतलब जिनका वही एलिट ग्रुप के थे। एलिट ग्रुप मतलब एक कुलीन थे, वहां के कुलीन एरिस्टोक्रेट थे। साथ में चरित्रवान लोग हुआ करते थे, तो मतलब एलिट क्लास के लोग ही इसमें भाग लिया करते थे सभा में। क्लियर सभी को? इसके अन्य नाम हम लोगों ने पढ़े लिए हैं और इसका मेन काम क्या था? मेन काम था न्यायिक कार्य करना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभा के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली। अब अगला देखिए हम लोग, अगला समिति के बारे में। तो समिति जो है ये सामान्य जन से मिलकर बनी एक संस्था हुआ करती थी। सभा में कौन शामिल थे? सभा में एरिस्टोक्रेट वर्ग, एलिट वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग शामिल था सभा में। जबकि समिति जो है इसमें सामान्य जन शामिल थे। सामान्य जन मतलब आम जनता। ऋग्वेद में समिति के लिए अल्प उल्लेख मिलते हैं, किंतु उत्तर वैदिक साहित्य अथर्ववेद में समिति संबंधी अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में 9 बार समिति का उल्लेख मिला है और अथर्ववेद में 13 बार समिति का उल्लेख मिला है। ध्यान रखिएगा, समिति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 9 बार मिला है और अथर्ववेद में 13 बार मिला है। समिति का मेन काम क्या होता था? समिति का मेन काम होता था, ये कार्य है समिति का कार्य होता था राजा का चुनाव करना। राजा का चुनाव करना ये समिति का मुख्य कार्य था। संपूर्ण प्रजा को भाग लेना आवश्यक था, मतलब एक तरीके से वोटिंग करना। तो इसमें संपूर्ण प्रजा को भाग लेना आवश्यक था। वोटिंग करके आएंगे, राजा चुनकर आएंगे और वो चुनाव कौन करेंगे? चुनाव करेगी समिति। इसीलिए समिति में कौन शामिल है? समिति में सामान्य जन, सभी जन शामिल है राज्य के। सभा की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन संस्था थी है, क्योंकि सभा पुरानी संस्था थी, समिति जो है वो नवीन संस्था है। और इसकी तुलना हम वर्तमान में कर सकते हैं लोकसभा से। देखिए हम वर्तमान में तुलना अगर करें तो सभा से हम तुलना किसकी कर सकते हैं? सभा जो है वो हमको लग रही है राज्यसभा के जैसी। राज्यसभा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में भी राज्यसभा में देखें तो श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजातीय, प्रभुत्वशाली इस प्रकार के वर्ग ही पहुंचते हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में। और लोकसभा में कौन पहुंचते हैं? लोकसभा में पहुंचते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि है, एक्चुअली में जो हमारे बीच में रहते हैं, सांसद। लोकसभा। तो यहां पर ये क्या है? सामान्य जन। समिति क्या हो गई? सामान्य जन से मिलने वाली संस्था। इसकी तुलना हम कर रहे हैं लोकसभा से, क्योंकि वर्तमान में भी हमारे बीच से ही व्यक्ति जो है वो चुनकर जाता है लोकसभा में। राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। राज्यसभा में वोट कौन डालते हैं? हमारे विधायक। हमने जिन विधायकों को चुना है वो विधायक वोट डाल रहे हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए। लेकिन लोकसभा के लिए चुनाव में वोट कौन डाल रहे हैं? सीधे हम डाल रहे हैं। तो यहां पर भी सेम, समिति का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है राजा का चुनाव करना और इसमें सभी लोग शामिल है। सभी लोग मतलब पूरे राज्य के लोग शामिल है, इवन बच्चे भी शामिल है इस समिति में। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या महिलाएं शामिल थी समिति में? बिल्कुल, महिलाएं भी शामिल थी। सभा में शामिल थी महिलाएं? बिल्कुल, सभा में भी महिलाएं शामिल थी। उत्तर वैदिक काल आते आते इनका थोड़ा सा वर्चस्व कम होता चला गया। मैं बताऊंगा उसके पीछे क्यों।
एक संस्था और थी विदत नाम की संस्था। विदत ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है विदत नामक संस्था का। और विदत नामक संस्था क्या है, ये सामान्य कार्य करती थी। सामान्य कार्य मतलब जैसे कि बगीचों का निर्माण करना है राज्य में, या फिर राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, राज्य में कोई धार्मिक मामला आ गया, तो इस प्रकार के कार्य जो हैं वो करती थी विदत नाम की संस्था। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ये सभा और समिति कर रही है। सभा कौन से काम कर रही है, सभा न्याय का काम कर रही है, और समिति जो है ये राजा को चुनने का काम कर रही है, इलेक्शन का काम कर रही है। विदत जो है ये धार्मिक और सामाजिक मामले देखती थी, और साथ में जन सामान्य के जन कल्याण के कार्य, रोड बनाना है, बगीचे बनाना है, कहीं पर तालाब का निर्माण करवाना है, ये सब विदत करवा रही है। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है वो 122 बार मिला है विदत का, क्योंकि विदत सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी इन सभी सभा और समिति से भी। अब देखिए क्या हुआ, उत्तर वैदिक यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों ने भाग लेना बंद कर दिया था सभा में। मैंने आपको बताया भाग लेना बंद नहीं किया था, उनको बंद करवा दिया गया था पितृसत्तात्मक समाज के कारण। अब क्या हुआ देखिए, ये मैंने आपको व्यवस्था बताई थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक, इसके बीच में मैंने डिवाइडेशन किया था। ये व्यवस्था जो थी ये ऋग्वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में। अब ऋग्वैदिक काल में चूंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, राजा का पद वंशानुगत नहीं है, राजा चुन कर आएगा, राजा को हटा भी सकते हैं, राजा के ऊपर नियंत्रण रखना है, तो सभा और समिति की आवश्यकता थी। क्योंकि एक संस्था जो है ये इलेक्शन, एक संस्था सभा जो है ये काम कर रही है न्याय का, समिति जो है ये इलेक्शन का काम कर रही है, विदत जो है जन कल्याण के कार्य कर रही है, और ये संस्थाएं ही मिलकर राजा को भी हटा रही है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में इन सभा और समिति का कार्य था, इंपॉर्टेंस था, महत्व था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक और उसके बाद का काल, उत्तर वैदिक और उसके बाद का काल वर्तमान तक का देखें अगर हम लोग, वर्तमान तक का तो नहीं, सॉरी, आजादी के पहले तक का अगर देखें हम लोग, क्योंकि अभी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल के बाद और आजादी के पहले तक क्या चल रहा था, यहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ चुकी थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब वंशानुगत, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, अब चूंकि यहां पर राजा का कोई निर्वाचन भी नहीं होगा, राजा के ऊपर नियंत्रण भी नहीं होगा, राजा की जवाबदेहिता भी नहीं है, राजा को हटा भी नहीं सकता, तो यहां पर इनकी आवश्यकता क्या है, सभा की भी आवश्यकता खत्म हो गई, समिति की आवश्यकता खत्म हो गई। तो ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे करके सभा और समिति का इंपॉर्टेंस, उनका महत्व कम होता चला गया, और उत्तर वैदिक काल के बाद तो ये पूरी तरीके से समाप्त ही हो गई। ठीक है, राजा की सलाह के लिए उस टाइम पर बाद में फिर उनकी मंत्री परिषद बनने लगी, और उस मंत्री परिषद का भी काम केवल राजा को सलाह देना था। राजा उस सलाह को मान भी सकता है या फिर नहीं भी मान सकता है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद इन सभा और समितियों का इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, इसीलिए सभा और समिति नामक संस्था, इनका इंपॉर्टेंस था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के बाद जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ गई, उसके बाद सभा और समिति का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। और सभा और समिति की हम तुलना किससे कर रहे हैं, सभा को मान रहे हैं हम ये राज्यसभा के बराबर है वर्तमान में, और समिति को हम मान रहे हैं कि ये लोकसभा के बराबर है वर्तमान में। अब आप लोग बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, सभा के अध्यक्ष कौन है, सभा का उल्लेख कितनी बार मिला है ऋग्वेद में, उसी प्रकार से समिति के अध्यक्ष कौन है, समिति का उल्लेख कितनी बार मिला है, समिति के प्रमुख को क्या कह रहे हैं, ईशान कह रहे हैं, सभा के प्रमुख को क्या कह रहे हैं, सभापति कह रहे हैं, सभा का कार्य क्या है, समिति का कार्य क्या है, सभा की तुलना वर्तमान में किससे कर रहे हैं, समिति की किससे कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल, और पिछली एग्जाम्स में बने भी हैं। ठीक है, तो सभा समिति टॉपिक छोटा सा था, हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चूंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था मैंने आपको बताया है, गणतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक नाम की दो व्यवस्थाएं थी, लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं गणतंत्र के ऊपर कि गणतंत्र भी क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपको मैंने बता दिया है, जहां पर राजा का निर्वाचन होगा। गणतंत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रों से अलग थी। दोनों में मुख्य विविधता थी कि राजतंत्रों में शासन का प्रधान वंशानुगत था, जो सिद्धांत स्वेच्छाधारी ढंग से शासन करता था। इसके ठीक विपरीत गणतंत्री व्यवस्था में या गणतंत्रात्मक व्यवस्था में निर्वाचित राजा कुलीनों के सहयोग से और उनके नियंत्रण में कार्य करता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा जो था वो स्वेच्छाधारी था, तानाशाही करता था, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा जो है वो नियंत्रण में काम कर रहा है। प्राचीन भारत में गणराज्यों को गण या संघ के नाम से जाना जाता था। गण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार है, हम लोग बात कर चुके हैं।
तथा अथर्ववेद में 9 बार गण शब्द का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे वैराज्य और अथर्ववेद वितिव्यो गणतंत्र का उल्लेख मिला है। मतलब कुछ गणराज्य हैं, इनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में वैराज्य गणराज्य का उल्लेख और अथर्ववेद में वितिहव्यो गणतंत्र या गणराज्य का उल्लेख मिला है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी ये तो मैंने आपको समझा दिया था, समझने का पॉइंट था, ये तो हम लोगों ने समझ लिया था। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गणतंत्र को गण बोलते थे या संघ बोलते थे, हमें पता ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 46 बार ऋग्वेद में और 9 बार अथर्ववेद में, 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति, ऐतरेय ब्राह्मण में वैराज्य गण का और अथर्ववेद में वितिहव्यो गण का उल्लेख मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब प्राचीन भारत में 10 गणराज्य जो थे वो विद्यमान थे। ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जहां पर धार्मिक सुधार का काल था ये धार्मिक सुधार। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महान क्रांति के रूप में संबोधित किया है इतिहासकारों ने। महान क्रांति क्यों? क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिन्होंने पूरे भारत का चाहे राजनीतिक स्वरूप हो, चाहे आर्थिक स्वरूप हो, चाहे प्रशासनिक स्वरूप हो, चाहे सामाजिक स्वरूप हो, सबको, चाहे धार्मिक स्वरूप हो, सबको बदल दिया। अगर धार्मिक में देखें हम तो धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए थे इस टाइम पर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे कई सारे धर्म बनते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। राजनीतिक रूप से देखें हम लोग तो राजनीतिक रूप से जो जन थे ऋग्वेदिक काल में वो जनपद बन गए, उत्तर वैदिक काल आते आते, और जो जनपद थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपद बन गए। तो यहां पर राजनीतिक रूप से महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया, सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया। जो आहत सिक्के थे, पंचमार्क कॉइन सिक्के, इनका प्रचलन स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही कृषि जो है वो बड़े पैमाने पर होने लगी। औजारों का बहुत ही बहुतायत में उपयोग हुआ। लोहे के आविष्कार के बाद जो औजार है इनका उपयोग हुआ, जिससे खेतों को, वनों को काटा गया। साथ में उन औजारों से कृषि के उपकरण बनाए गए, जिससे कृषि में एकदम से बूम आया इस टाइम पर। इस टाइम से नगरीकरण हुआ, फिर से नगरीकरण हुआ। नगरीकरण क्योंकि अब जो है हमारा ऋग्वैदिक समाज जो या उत्तर वैदिक समाज जो था वो ग्रामीण समाज था। धीरे धीरे करके हम द्वितीय नगरीकरण के चरण में आ चुके हैं। पहला नगरीकरण था हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, अब ये हुआ दूसरा नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण। इसके अलावा सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ। सामाजिक जीवन परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि इन धर्मों के कारण क्या हुआ, जो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, आजीवक संप्रदाय, कई प्रकार के संप्रदाय बनेंगे यहाँ पर। तो इन संप्रदायों के कारण क्या हुआ, जो छुआछूत थी, जाति प्रथा थी, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर वर्णों के बीच में आपस में भेदभाव ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, छुआछूत जाति प्रथा थोड़ी कम हुई, लेकिन जो वर्ण थे उनके बीच में जो मतभेद थे वो बढ़ गए। क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके बीच में मतभेद जो है ज्यादा बढ़ गए। वैश्यों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी सुधार हुआ यहाँ पर इस काल में, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ गए थे। जैन धर्म को वैश्यों के द्वारा संरक्षण दिया गया। इस प्रकार से सामाजिक रूप से भी परिवर्तन हुए। नई नई जातियां उदय में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर इन चारों वर्णों के बीच में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह होंगे, तो नई नई जातियां यहाँ पर उत्पन्न होंगी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कहा गया है कि ये एक प्रकार से महान क्रांति का समय था। इतनी बड़ी क्रांति जो है वो कभी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, सारे पहलुओं के ऊपर परिवर्तन हुए भारत में। वापस से लौटते हैं हम तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में 10 गणराज्य थे, जहां पर महाजनपद थे, 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में कुछ गणराज्य भी थे, जैसे वैशाली की हम बात करते हैं, वैशाली या लिच्छवी, तो ये जो था वो एक गणराज्य था। प्रमुख गणराज्य एक तरफ लिखे हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ है उनका निवास स्थान। कपिलवस्तु के शाक्य, यह है नेपाल के तराई में। मिथिला के विदेह, यह है बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले में। आपको मुख्यतः ये जो गणराज्य है वो यूपी और बिहार में देखने को मिलेंगे। पावा के मल्य, ये कुशीनगर स्थित पड़ोना में। पिपल्ली वन के मोरी, ये गोरखपुर जिला, अगेन यूपी। रामग्राम के कोली, ये भी गोरखपुर जिले में, रामगढ़ ताल। वैशाली के लिच्छवी, मुजफ्फरपुर जिले में, बैसात गांव। कुशीनारा के मल्ल, आधुनिक कुशीनगर। अलकप के बुली, ये बिहार प्रांत के शाहबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, ये वर्तमान एरिया है।
केशपुत्र के कलाम या कौशल के पश्चिम में, जिसको सुल्तानपुर या बलिया एरिया जो था इसमें शामिल था। सुमसुमार पर्वत के भग्ग या मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र में, आप देख रहे हैं सभी जो एरिया है वो यूपी बिहार में ही आ रहे हैं। तो यूपी बिहार में मुख्यतः क्या थे, मुख्यतः गणराज्य थे। बाकी जगह पर क्या थे फिर, तो बाकी जगह पर थे महाजनपद, और इन महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी जो गणतंत्र की ठीक उल्टी होती है। ठीक है, इसीलिए हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक, ध्यान रखिएगा 10 गणराज्य कहां कहां पर है, उनके क्या क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक गणराज्य के बारे में। तो कपिलवस्तु के शाक्य, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, शाक्य जो है वो किस गणराज्य के हैं। पहला ऑप्शन देंगे आपको कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, बदल देंगे, मिथिला, पिपल्लीवन, रामग्राम, वैशाली, कुशिनारा, अलकप, केशपुत्र, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो शाक्य जो है ये कपिलवस्तु के हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया कि यही से पूछ सकते हैं, इस हेडिंग में से ही। ठीक है, इसके बाद इनका स्थान कहां है, हिमालय तराई के नेपाल क्षेत्र में तिल्लोर कोट। ये वर्तमान में जो तिल्लोर कोटा है ये नेपाल में आता है। इसको मानते हैं कि ये जो है कपिलवस्तु, प्राचीन समय में कपिलवस्तु लुम्बिनी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये वही वाला एरिया है। राजधानी इसकी कपिलवस्तु ही हुआ करती थी, जो नाम आपको देखने को मिलेगा वही जनरली राजधानी रहेगी। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कपिलवस्तु था, यह शिक्षा के लिए फेमस था, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था, और इसको नष्ट किया था कौशल नरेश विड्डूब के द्वारा। कौशल नरेश विड्डूब के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहला तो शाक्य कहां के हैं, कपिलवस्तु के हैं। इनका वर्तमान में स्थान कहां है, वर्तमान में स्थान है तिल्लोर कोटा, नेपाल में। राजधानी इनकी क्या थी, तो आप बता ही सकते हैं कपिलवस्तु की कपिलवस्तु ही होगी, और ये महात्मा बुद्ध का यहां पर जन्म हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला मिथिला का विधेय, ये स्थान कहां पर है, वर्तमान दरभंगा, भागलपुर जिला, जो वर्तमान में जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर राजधानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर क्लियर दिख रहा है मिथिला, तो मिथिला राजधानी है। प्रसिद्ध राजा जनक मिथिला के राजा थे, राजा जनक, माता सीता के पिता जो हैं राजा जनक, ये यहीं के हैं मिथिला के विधेय। अगला है पावा के मल्ल, इनका स्थान है कुशीनगर स्थित पड़ोना क्षेत्र में। राजधानी ऑब्वियसली बात है, पावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्धमान महावीर की मृत्यु यहीं पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ था, लेकिन जो अपने महावीर स्वामी जी हैं उनकी मृत्यु जो है, उनको निर्वाण की प्राप्ति जो है, ये पावा के मल्ल में हो रही है। अजातशत्रु ने पावा के मल्लों को पराजित भी किया था। अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ये बिंबिसार के पुत्र, इन्होंने मल्लों को पराजित भी किया था। ये मल्ल कहां के हैं, पावा क्षेत्र के। ये पावा जो है एरिया का नाम है, और मल्ल जो है यहां पर निवास करते थे। अगला पिपल्ली वन के मौर्य, इनका स्थान जो है वर्तमान गोरखपुर में, कुसुम्भी जंगल के पास। राजधानी पिपल्लवन, आप समझ जाएंगे, इसका भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शाक्य गणराज्य की एक शाखा थी, जो कपिलवस्तु के शाक्य थे उन्हीं की एक शाखा थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। ये मौर्य जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा, ये मौर्य बाद में परिवर्तित होकर मौर्य हो गया। मोरों के निवास के कारण ये मौर्य कहलाए, और बाद में मौर्य से ही मौर्य निकल के आया। तो ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि ये पिपल्ली वन के मौर्य ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पूर्वज हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपल्ली वन के मौर्य। वर्तमान एरिया कौन सा है, गोरखपुर के पास में। रामग्राम के कोलीय, ये वर्तमान में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में है। राजधानी रामग्राम। कोलीय तथा शाक्य गणराज्य के मध्य रोहिणी नदी इन दोनों के बीच विवाद का कारण थी। रोहिणी नदी जो है इन दोनों, कोलीय और शाक्य, इन दोनों के बीच में विवाद का कारण थी। पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। पुलिस शक्ति के लिए कौन सा गणराज्य प्रसिद्ध था, तो रामग्राम के कोलीय। अगला वैशाली के लिच्छिवी, इसका स्थान है मुजफ्फरपुर जिले के बैसाद नामक स्थान पर। राजधानी वैशाली, आपको पता ही है। रामायण महाकाव्य के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने वैशाली नगर बसाया था। इसके में कुछ प्रमुख फैक्ट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफी फेमस गणराज्य है। पहला फैक्ट है, राजा चेतक यहीं के राजा थे, वैशाली के। इनकी बहन का नाम था त्रिशला और इनकी पुत्री का नाम था चेलन्ना। अब त्रिशला किनकी माता है, त्रिशला माता है महावीर स्वामी जी की, वर्धमान की। और चेलन्ना जो है ये किसकी पत्नी है, ये पत्नी है चेलन्ना जो है वो बिंबिसार की। तो राजा चेतक की बहन त्रिशला जो महावीर जी की माता है, और पुत्री जो है चेलन्ना, इनका विवाह हुआ था मगध नरेश बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये बिंबिसार से इनका विवाह हुआ था। ये चेलन्ना और त्रिशला ये राजा चेतक की ही एक बहन है और एक पुत्री है, ध्यान रखिएगा।
बुद्धकालीन सबसे बड़ा गणराज्य इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली गणराज्य भी यही था, वैशाली के लिच्छवी। और इस वैशाली के लिच्छवी को बाद में अजातशत्रु ने धोखे से हराया था अपने मंत्री वर्षकार के सहयोग से। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। वज्जी संघ में प्रमुख गणराज्य था, वज्जी संघ था एक। उस वज्जी संघ में कई सारे गण थे, उन गणों में से सबसे इंपॉर्टेंट गण था वैशाली, क्योंकि वज्जी संघ में फूट डलवाई थी अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार के द्वारा। शालवन नामक आश्रम में कूटनगर, जहां पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, एक शालवन आश्रम है यहां पर वैशाली में, उसमें गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला है कुशीनारा के मल्ल। तो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में कुशीनगर के कसाय में स्थित देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में। राजधानी क्या है? कुशीनारा। हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या, कला और युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। विद्या मतलब ज्ञान के लिए, कला मतलब आर्ट के लिए, और युद्ध प्रियता मतलब यहाँ के जो व्यक्ति थे वो युद्ध प्रिय थे, योद्धा हुआ करते थे, उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा था? कुशीनारा। और महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई है? यहीं पर हुई है, इसी वाले गणराज्य में हुई है महात्मा बुद्ध को। ठीक है। महावीर स्वामी जी का पावा के मल्ल में, यहां पर देखिए महावीर स्वामी जी को निर्वाण पावा में हुई है, और जो गौतम बुद्ध है इनको निर्वाण कुशीनारा में हुई है, निर्वाण की प्राप्ति। ये बड़ा आश्चर्य, एक शॉकिंग फैक्ट है कि जो दो बड़े 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दो बड़े जो प्रवर्तक थे, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध, दोनों को निर्वाण की प्राप्ति गणराज्यों में हो रही है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, गणराज्य में क्या होता है? कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, गणराज्यों में। जबकि राजतंत्र में क्या होता है? राजा का नियंत्रण होता है पूरी प्रजा के ऊपर। और गणराज्य में क्यों नहीं होता? क्योंकि गणराज्य में राजा को कभी हटा सकते हैं प्रजा। ठीक है। तो यहां पर दोनों बड़े व्यक्ति, दोनों प्रवर्तक, इन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति गणतंत्र में हो रही है। एक को पावा में हो रही है, एक को कुशीनारा में हो रही है। अगला जो है अलकप के बुली, यहां पर स्थान जो है शाहबाद, आरा और मुजफ्फरपुर में स्थित है। राजधानी इसकी देखिए, एकमात्र जो है इसकी राजधानी चेंज हो गई है। अलकप की राजधानी है वेठद्वीप या वेदद्वीप, वर्तमान में बेदिया के नाम से जानते हैं इसे। और इस गणतंत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहा करते थे अलकप के बुली। ठीक है। इन जो गणराज्य, जैसे एक गणराज्य जो है अलकप, यहां पर अजातशत्रु के द्वारा एक स्तूप बनवाया गया था, क्योंकि अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म को मानता था। और जब गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसके पश्चात अजातशत्रु ने 8 स्तूपों का निर्माण किया था। उसमें से एक जगह पर है ये अलकप के बुली, यहां पर निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? याद करना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदल गया है। हर जगह तो नाम वही मिल रहा है जो उसका गण का नाम है, वही राजधानी का नाम मिल रहा है, लेकिन यहां पर बदल गया। अलकप के बुली, इनकी राजधानी थी वेठद्वीप या वेदद्वीप। और केशपुत्र के कलाम, सभी गणराज्यों में सबसे छोटा गणराज्य, सबसे बड़ा कौन सा है? वैशाली। सबसे छोटा कौन सा है? केशपुत्र के कलाम। इनका स्थान कौन सा है? कौशल के पश्चिम में सुल्तानपुर बलिया एरिया। इनकी अधीनता कौशल जनपद की अधीनता स्वीकारी, मतलब बाद में इस जो जनपद है उसने कौशल जनपद की अधीनता स्वीकार कर ली थी इस गणतंत्र ने। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलार कलाम जो थे आचार्य, उनका जन्म जो है वो इसी जगह पर हुआ था, केशपुत्र में। अलार कलाम नामक आचार्य जो उरुवेला के समीप निवास करते थे, जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे, अलार कलाम, यहीं पर जन्मे थे, केशपुत्र के कलाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलार कलाम, इससे आप याद कर सकते हैं। अगला लास्ट है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। इनका स्थान कहां है? वर्तमान चुनार और उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब वही बिहार यूपी की बाउंड्री वाला एरिया। यह वत्सराज के अधीन बाद में हो गया था, और वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि यहां का निवास करता था। उदयन का पुत्र बोधि यहां पर निवास करता था, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वत्स के राजा उदयन, उनका बेटा बोधि यहां पर निवास करता था। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये टेबल के थ्रू ही आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है प्राचीन गणराज्य, पूरा लिस्ट दी हुई है, उनके वर्तमान में एरिया कौन कौन से हैं। अब यहां पर आपको एक टेबल तो ये हो गई, आपने इसको टेबल के रूप में बना लिया है अगर, तो इसको अच्छा रहेगा। एक तरफ लिखिए कौन कौन से गणराज्य है, दूसरा उनका वर्तमान में स्थान कहां है, तीसरा लिखिए आप फैक्ट राजधानी कहां पर है। तो राजधानी सभी में सेम ही रहेगी, यहां पर भी, यहां पर सब में सेम रहेगी, बस बदल जाएगी यहां पर अलकप में वेठद्वीप या वेदद्वीप, वेठद्वीप या इसको बोलते हैं वेदद्वीप। एक जगह बदल जाएगी, बाकी सभी जगह सेम रहेगी। यहां पर भी केशपुत्र, यहां पर सुमसुमार। राजधानी सेम,
एक अगला आप बनाइए टेबल और इसमें लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मिथिला के विधेय, तो यहाँ पर जो है राजा जनक का संबंध है। पावा के मल्ल, जो महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से आप पिपल्लवन के मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज माने जाते हैं ये। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो प्रमुख तथ्य हैं उनको आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल है। सभा, समिति, रित, गणतंत्र, ये इसीलिए है क्योंकि ये प्राचीन हमारे भारत की जो वैदिक संस्कृति है, उन वैदिक संस्कृति की प्रमुख संस्थाएं हैं, ये फेमस इंस्टीट्यूशन है जो हमको प्राचीन समय में देखने को मिल रहे थे। वर्तमान में ये जो है उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद ही हालांकि इनका लोप हो चुका था, उत्तर वैदिक काल आते आते, और उत्तर वैदिक काल के बाद तो इनका पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। ये इनका इंपॉर्टेंस इसीलिए क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारा प्राचीन जो भारत है वो प्राचीन भारत किस प्रकार का खुशहाल था। ये एक तरीके से गणतंत्र था, राजा के ऊपर नियंत्रण करने वाला था, राजा हमारे यहाँ पर चुनाव निर्वाचित होकर आता था। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। सभा, समिति, गणतंत्र और रीति, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा मत करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूप से इनको पढ़िएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन आएंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।